Hello and welcome to Legal Anecdotes. Today in this video, we are going to discuss the Indian Contract Act 1872. तो हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं इसमें सेक्शन 1 और 2 को डिटेल से जानेंगे, इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सेक्शन 1 एंड 2 अगर बेसिकली हम बोलें तो वो हमें बेसिकली बताते हैं कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी, तो इंट्रोडक्शन की हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें हमें बेसिक टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट के स्टेजेस और एलिमेंट्स की बात करेंगे। सो वी विल स्टार्ट द वीडियो विद द सेक्शन 1 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और सेक्शन 1 जो है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि व्हाट इज़ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो ये बताता है, इसे डिफाइन करेगा और इसकी एक्सटेंट ऑफ कमेंस और या फिर कमेंसमेंट की बात भी करता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1 वी नो दैट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एंड इट शैल कम ऑन फोर्स इनटू द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। तो बेसिकली इंडिया की जितनी भी जोग्राफिकल टेरिटरी बाउंड्रीज है वहाँ तक ये एक्ट एक्सटेंड करता है, वहाँ तक ये पावर में रहेगा, अथॉरिटी इसकी वहाँ तक है। और ये 1 सितंबर 1872 को फोर्स में आया और इसे लागू किया गया। तो ये था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 1। अब हम आते हैं सेक्शन 2 पे, विच इज़ बेसिकली द इंटरप्रिटेशन क्लॉज। तो इस सेक्शन में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक टर्म्स, स्टेजेस या फिर उसे हम कहेंगे एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हमारे पास जो पहला एलिमेंट आता है कॉन्ट्रैक्ट का, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? कॉन्ट्रैक्ट किसी दो पर्सन या फिर दो पार्टीज़ के बीच में किया जाता है, या फिर दो से ज़्यादा पार्टीज़ भी वहाँ पे हो सकती हैं, उनके बीच में हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली बनता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन ए है, उसने एक जनरल वे में एक एडवर्टीज़मेंट डाल दिया किसी सोशल मीडिया साइट पे या न्यूज़पेपर पर या एक मास कम्युनिकेशन साइट पर कि उसे अपनी कार बेचनी है, दैट इज़ कॉल्ड अ जनरल ऑफ़र। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है कॉन्ट्रैक्ट का, विच इज़ कॉल्ड प्रपोजल और ऑफ़र। अब प्रपोजल ऑफ़र दो तरह के होते हैं, जनरल प्रपोजल और जनरल ऑफ़र, या फिर स्पेसिफिक प्रपोजल या फिर स्पेसिफिक ऑफ़र इसे हम कहते हैं। तो अगर हम जनरल ऑफ़र की बात करें तो जनरल ऑफ़र इज समथिंग व्हेन अ पर्सन ए, फॉर एग्जांपल, in a general way put in a advertisement on newspaper or a social media site that he wants to sell his car. So this is called a general offer, क्योंकि उसने किसी स्पेसिफिक पर्सन से ये नहीं बोला, उसने इन अ जनरल वे एक एडवर्टीजमेंट डाल दिया कि उसे अपनी कार बेचनी है। दिस इज कॉल्ड अ जनरल प्रपोजल या फिर जनरल ऑफर। और उसी जगह अगर ए जो है किसी पर्सन बी को स्पेसिफिकली बोलता है कि मुझे अपनी कार बेचनी है, सिर्फ उसी पर्सन को बोल रहा है, देन दिस इज कॉल्ड अ स्पेसिफिक ऑफर या फिर एक स्पेसिफिक प्रपोजल। तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रपोजल या ऑफर। अब ये प्रपोजल ऑफर होता क्या है? अगर कोई पर्सन किसी पर्सन के सामने या फिर इन जनरल टर्म्स अपनी विलिंगनेस जताता है किसी चीज़ को करने या ना करने की, दैट इज वी कॉल्ड इट अ प्रपोजल या ऑफर। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसे हम समझे कि एग्जांपल से, जैसे हमने बोला कि पर्सन ए है, उसने बी के सामने फॉर एग्जांपल जाके बोला कि आई वांट टू सेल माई कार। सो हियर द पर्सन ए सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू सेल हिज कार टू द पर्सन बी। तो ये एक प्रपोजल है। इसमें और भी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे बढ़ें इसमें लेके, विथ अ व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू एक्ट और एब्सटीनेंस ही सेड टू मेक अ प्रपोजल। ये हमारा बेयर एक्ट का लैंग्वेज है। तो इसको हम समझेंगे, इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ए ने अपना प्रपोजल फिर डाला या फिर एक विलिंगनेस जताई कि उसे अपनी कार बेचनी है, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या है? उसमें एक्सपेक्टेशन वहाँ पे उसकी ये है कि उसे सामने वाले का एसेंट लेना है, कि सामने वाले यानी फॉर एग्जांपल पर्सन बी को वो कार ख़रीदने में इंटरेस्ट है या नहीं है। अगर वो हाँ या ना में जवाब दे सकता है वो उसके ऊपर है, लेकिन जब पर्सन ए ने विलिंगनेस दिखाई कि उसे अपनी कार बेचनी है, तो व्हाट ही एक्सपेक्टेड फ्रॉम बी, ही एक्सपेक्टेड असेंट फ्रॉम बी, ठीक है, कि उसे वो कार खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। सो व्हेन अ पर्सन signifies his willingness in order to take the assent of the other person, it is called a proposal or a offer. तो ऑफ़र और प्रपोजल के भी बहुत सारे इसमें एलिमेंट्स, फैक्टर्स आते हैं कि कब कब वो ऑफ़र होगा या फिर नहीं होगा। इसके लिए हम एक केस लॉ समझेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्सेस मोहन प्रसाद साहू, और ये 1990 में केस आया था। अगर इस केस की हम बात करें, इस पर सिंपली ये हुआ था कि एक पर्सन है जिसने एक ग्रुप इंस्टीट्यूशन है जिसने मतलब कि ऑक्शन को लेकर एडवर्टीजमेंट डाली थी, और उसमें बोला था कि आपको एक सर्टेन अमाउंट डालना पड़ेगा अगर आपको ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। तो वहीं पे दूसरे पर्सन ने क्या किया, एक सर्टेन अमाउंट डाल दिया कि उसे ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना है। उसने ऑक्शन में पार्टिसिपेट किया और हाईएस्ट बिड भी लगाई, और वहाँ पे उसकी जो ऑक्शन थी वो दे दी गई, वो सामान की जो ऑक्शन हो रही थी उसे दे दी गई। लेकिन फ्यूचर में किसी कारण के उसको ऑक्शन को जो उसने बिड लगाई थी उसे कैंसिल कर दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, दूसरे पर्सन ने कोर्ट में केस कर दिया कि दिस इज़ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कोर्ट ने बोला
कि द एडवर्टीजमेंट विच द पर्सन पुट इन द न्यूज़पेपर और समथिंग टू ऑफ द ऑक्शन वॉज नॉट अ ऑफर और प्रपोजल, वो ऑफर नहीं था, क्योंकि डैट वॉज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जब उस पर्सन ने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में डाली कि उसे ऑक्शन कराना है, तो उसने बस इनवाइट किया, उसने ऑफ़र नहीं दिया। उसमें उसने उसका इंटेंशन ये नहीं था कि सामने वाले की एसेंट लेनी है, इट वॉज जस्ट अ इन्विटेशन टू ऑफ़र। सिमिलरली से हम ऐसा समझेंगे, अगर कोई दुकान में एक डिस्प्ले पर कोई सामान रखा हुआ है कि आपको ख़रीदना है, तो वो आपको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, इट इज़ नॉट अ प्रपोजल, इट इज़ जस्ट अ इन्विटेशन टू ऑफ़र। जब आप वो सामान को लेके आप दुकानदार के पास जाओगे, आप बोलोगे मुझे इसे ख़रीदना है, देन दैट इज़ अ ऑफ़र अ प्रपोजल। तो ये डिफरेंस होती है, ये इसमें एलिमेंट्स आते हैं कि कब एक प्रपोजल होता है और नहीं होता है। तो अगर हम इस पूरे सम अप करें इस बात को, तो हम ये पाते हैं कि व्हेन अ पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, अगर कोई काम विलिंगनेस वो दिखाता है कोई काम करने या ना करने की, विद इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ द अदर पर्सन टू एक्ट और एब्सटेंस, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। ये सिंपली हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑफर या प्रपोजल की। हमने इसके दो टाइप समझ लिए हैं, दैट इज़ अ जनरल ऑफर या फिर स्पेसिफिक ऑफर, दो तरह के होते हैं ऑफर। तो अब यहाँ पे दिस इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है दो पर्सन या दो पार्टीज़ के बीच में, तो ये हमारा पहला स्टेज होता है कि पहले क्या होती है, पहले ऑफर या प्रपोजल की जाती है। और दूसरा जो आता है हमारे पास सेक्शन 2 का जो सब क्लॉज बी है, उसमें लिखा हुआ है व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट देयरटू, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने जो एग्जांपल लिया था पहले कि ए ने बी को बोला मुझे अपनी कार बेचनी है, दैट इज़ अ प्रपोजल या ऑफ़र। लेकिन जब बी ने उसको मान लिया, उसका एसेंट दिया कि मुझे हाँ ये कार खरीदनी है, तो उसने क्या किया, उस प्रपोजल को उसने हमने यहाँ एक्सेप्ट कर तक लिया। कॉन्ट्रैक्ट में तो प्रपोजल जब प्रपोजल या एक्सेप्ट ऑफर हो और जाता है, प्रॉमिस को जाना। वो एक प्रॉमिस बन प्रपोजल जाता इज है। समथिंग व्हेन अ दैट इज द पर्सन सेकंड सिग्निफाइज स्टेज या फिर विलिंगनेस टू सेकंड डू और एलिमेंट नॉट ऑफ टू डू कॉन्ट्रैक्ट, इट समथिंग। इज कॉल्ड प्रॉमिस। ओके, फिर हमने जाना कि जब प्रपोजल को कोई पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। तो यहाँ पे दो टर्म निकल के आते हैं, द फर्स्ट इज द प्रॉमिसर एंड द सेकंड इज प्रॉमिसी। तो पर्सन जो कि प्रॉमिस कर रहा है, फॉर एग्जांपल इन आवर केस व्हेन वी सेड दैट ए वांट्स टू सेल हिज कार एंड ही सेड दैट टू बी दैट आई वांट टू सेल माय कार, तो हियर A is starting the proposal or he promises something. So here A is a promiser and B accepted the promise. Yes, that he said yes, I want to buy this car. So B is here the promisee which accepts the promise. तो यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, promiser और promisee. The person who promises is the promiser and the person who accepts the promise is called the promisee. तो जब भी कोई प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जब भी कोई ऑफ़र को ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तो वो एक प्रॉमिस बन जाती है। और जब भी ऑफ़र एक्सेप्ट होता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का शेप भी ले लेता है, दैट इज़ कॉल्ड व्हेन वी कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ कंप्लीटेड, वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाते हैं। जब ए ने बोला कि मुझे अपनी कार बेचनी है और बी ने बोला कि हाँ मुझे ये कार खरीदनी है, उसने इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लिया, तो इट इज़ द टाइम व्हेन द बोथ द पार्टीज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो हमने यहाँ पे तीन चीज़ें समझ ली हैं, प्रपोजल या ऑफ़र, प्रॉमिस और प्रॉमिसर प्रॉमिसी। प्रॉमिस के अंदर आते हैं दो चीज़ें। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे, विच वी कॉल्ड द कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन इज़ नथिंग, इट इज़ समथिंग व्हेन अ प्रॉमिसर के कहने पर, जब प्रॉमिसर ने बोला कि मुझे अपनी कार बेचनी, फॉर एग्जांपल व्हेन ए सेड कि आई वांट टू सेल माय कार एंड बी एक्सेप्टेड दैट प्रॉमिस कि आई वांट टू बाय दिस कार। तो जब वो उन्होंने ये प्रपोजल डाला होगा, जब ये प्रॉमिस बन गई होगी, तो जब ए ने कार बेचा तो बी ने तो कुछ उसके बदले में कुछ पैसे इसको ऑफर किए होंगे। फॉर एग्जांपल ए ने कार बेचने का आपने प्रपोजल डाला और बी ने एक्सेप्ट किया, तो बी ने एक सर्टन अमाउंट फिक्स करी होगी कि मैं इतने में ये कार खरीदूंगा। तो जब वो अमाउंट फिक्स हो गई, तो अगर फॉर एग्जांपल उन्होंने अमाउंट फिक्स करी 5 लाख रुपए, तो 5 लाख रुपए जब बी ने ए को दे दिए या देने का प्रॉमिस किया कि मैं 5 लाख रुपए दूंगा, तो वो होता है कंसिडरेशन। जब प्रॉमिसर के कहने पे दो प्रॉमिसी जो है कोई चीज़ करता है या करने का प्रॉमिस करता है या फिर नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं कि इट इज़ कॉल्ड अ कंसिडरेशन। इसको अगर हम डिफिनेशन में जाएँ तो डिफाइन इसे ऐसे किया जाता है कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और promises or to do or to abstain from doing something, such an act of abstinence or promise is called a consideration for the promise. काफ़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज में आ गई है, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। when we simplify it, when we get it कि प्रॉमिसर के कहने पर या प्रॉमिसी कुछ चीज़ करता है जो डिसाइड हुई इनके बीच में।
फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला मुझे कार बेचनी, बी ने बोला मैं 5 लाख में आपकी कार खरीदूंगा। तो जब बी ने 5 लाख रुपए उसे दे दिए तो इट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। या फिर अगर नहीं भी दिए, उन्होंने बोला कि मैं 5 लाख रुपए आपको दूंगा इसके बदले में, उन्होंने इस बात की प्रॉमिस करी मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा, तो ये जो प्रॉमिस हुई क्योंकि ये फ्यूचर में इसे कंप्लीट किया जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। तो ये जो प्रॉमिस है, जो पहले इनके बीच में प्रॉमिस हुई थी, जो प्रपोजल आया पहले, तो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हुआ प्रॉमिस बन गई। प्रॉमिस क्या बनी कि हाँ मैं कार खरीदूंगा, आप बेचोगे, तो ये इनके प्रपोजल ये कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, एंटर कर गए। अब इसमें कंसिडरेशन आई। कंसिडरेशन क्या आई? इसने बोला मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा कार के बदले में, तो जो उन्होंने बोला कि मैं 5 लाख दूंगा, दैट इज़ कॉल्ड द कंसिडरेशन। ठीक है, इनके बीच में कंसिडरेशन हुई। तो ये आती है हमारी थर्ड एलिमेंट कॉन्ट्रैक्ट की, दैट इज़ कॉल्ड कंसिडरेशन। कंसिडरेशन जब एक प्रॉमिस के ऊपर हो जाती है देन इट इज़ कॉल्ड एन एग्रीमेंट। तो सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में लिखा हुआ है एवरी प्रॉमिस इन सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। तो जब कोई प्रॉमिस पे कंसिडरेशन हो जाती है, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। ये हमारे पास एक सिंपल इक्विवेलेंट आता है कि जब भी प्रॉमिस या फिर सेट ऑफ प्रॉमिसेस है उसमें जब कंसिडरेशन ऐड हो जाएगा, जब एक कंसिडरेशन हो जाएगी हाँ मैं आपको कार बेचूंगा, आप बदले मुझे 5 लाख रुपए दोगे, तो ये जो 5 लाख रुपए देना या फिर उसकी प्रॉमिस करना जो 5 लाख मैं आपको दूंगा, दिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन ऐड हो गया इट इज़ बिकम एन अग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट बन जाता है, तो अब उसे हम कहते हैं अग्रीमेंट। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि एक और हमारे पास टर्म निकल के आता है विच इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, जो हमारे पास सेक्शन 2 सब क्लॉज एफ में दिया हुआ है, which simply says promises which form the consideration or a part of consideration for each other are called reciprocal promises। इसे में सिंपल एग्जांपल समझेंगे कि अगर आपने किसी दुकान पे आप गए और आपने कुछ फॉर एग्जांपल से आपने चिप्स का पैकेट उठाया और आप गए दुकानदार के पास, आपने बोला कि मैं ये चिप्स खरीदना चाहता हूँ, तो आपने क्या किया, आपने एक प्रॉमिस उनको किया मैं चिप्स खरीदूँगा, ठीक है। उसके बदले में दुकानदार ने बोला कि मैं आपको ये चिप्स बेचूँगा, ठीक है। तो दोनों ने एक ही प्रॉमिसेस करी, मैं एक चिप्स खरीदूंगा, मैं आपको फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला कि मैं एक चिप्स खरीदूंगा, मैं आपको 5 रुपये दूंगा इस चिप्स के, जो कि इसकी प्राइस है, ठीक है। दुकानदार ने बोला कि मैं चिप्स आपको बेचूंगा, तो दोनों ने प्रॉमिसेस करी है। तो दीज आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस करी है और दोनों का कंसिडरेशन भी सेम है। दोनों का कंसिडरेशन क्या है, वो 5 रुपये, जो उसने बोला मैं आपको चिप्स के 5 रुपये दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, क्योंकि दोनों ने प्रॉमिस करी एक दूसरे को, ठीक है। सिंपली प्रॉमिस रेसिप्रोकल ही होती है। अगर हम पहले एग्जांपल की तरफ भी जाएं, जब ए ने बोला मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ, बी ने बोला मैं कार खरीदूंगा, तो दोनों ने प्रॉमिस करी है, एक बेचेगा और एक खरीदेगा, ठीक है। तो दोनों ने प्रॉमिस करी है, सो दिस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गए स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हमने जान ली। प्रपोजल में जब एक्सेप्टेंस उसकी आ जाती है देन इट बिकम्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में क्या होता है कि जब कंसिडरेशन आ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो हमारे पास ये 3 स्टेज हैं कॉन्ट्रैक्ट के, प्रपोजल, प्रॉमिस और एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या चीज़ें आती है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टनेस, जो एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन आ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो हमारे पास ये सिंपल सा थ्योरम निकल के आता है। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 2 सब क्लॉज जी और एच में 2 टर्म्स हैं, एक है वॉइड और एक है वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वॉइड क्या है। कोई एग्रीमेंट हमारे पास आया, फॉर एग्जांपल ए ने बी को कार बेचने की बात करी, कंसिडरेशन यहाँ पे हुआ 5 लाख रुपए का कि 5 लाख मैं दूंगा, तो ये अब एग्रीमेंट बन गया। हमने पहले जाना कि एग्रीमेंट हो गया। अब एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, कि अगर वो लीगली पॉसिबल है, लीगली सही है, वो लीगल है, तो वो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में साइन हो चुका है कि ये कार बेचेंगे, वो कार खरीदेंगे, ठीक है। 5 लाख रुपए का प्राइस जो कंसिडरेशन फिक्स हो गया और वो लीगली पॉसिबल है, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, सो दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हमारे पास सेक्शन 2 सब क्लॉज एच में दिया हुआ है। और उसके पहले सेक्शन 2 सब क्लॉज जी में जो लिखा हुआ है कि इन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अगर किसी 2 इंसान के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट होता है कि जो कि इन लॉ से इन्फोर्सेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ की अगर एग्रीमेंट बन रही है जो कि इलीगल है, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं ड्रग्स की हो रही है, ड्रग्स तो इलीगल है, इंडिया में हर जगह इलीगल है, तो अगर वो कोई पर्सन ए और पर्सन बी में ड्रग्स की सेलिंग हो रही है, खरीद बिक्री ड्रग्स की हो रही है, ए ने बोला मैं आपको ड्रग्स बेचता हूँ, बी ने बोला मैं ड्रग्स खरीदूंगा 3 लाख रुपए के लिए, तो ये एग्रीमेंट तो उनके बीच में हो गया कि हाँ कंसिडरेशन भी है, प्रॉमिस हुआ है, यहाँ पे प्रपोजल आया, प्रॉमिस हुआ, अग्रीमेंट भी, कंसिडरेशन सब कुछ हो गई। लेकिन क्या ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, क्योंकि ड्रग्स इलीगल है, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, तो इसीलिए इट विल नॉट फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट, ये वॉइड होगा। इसीलिए आप कहीं
ये लेके कोर्ट में नहीं जा सकते हो कि इसने मुझे बोला मैं ड्रग्स खरीदूंगा, तो इसने पैसे दे दिए, ड्रग्स खरीदा नहीं, या फिर ऐसा कुछ करके। इसमें आप कोर्ट में इस डिस्प्यूट को सेटल करने नहीं जा सकते हो, क्योंकि इट इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। और जब तक इन्फोर्सेबल लॉ नहीं होता, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो वॉइड होता है। तो दिस इज कॉल्ड वॉइड, एंड एन एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारी वीडियो सेक्शन 2 और सेक्शन 1 के ऊपर, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ गए हैं, स्टेजेस समझ गए हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हम जान चुके हैं। हमने बोला कि 3 एग्रीमेंट हमारे पास स्टेजेस आते हैं, ऑफर या प्रपोजल, प्रॉमिस और एग्रीमेंट। इसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। हमने 2 टर्म और समझे, प्रॉमिस और प्रॉमिसी ये क्या होते हैं, और हमने रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस क्या होते हैं इसके बारे में भी जान लिया है। तो ये हमारा जो इंट्रोडक्शन है कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हमने ये सारे टॉपिक्स पे कवर कर लिया है। होप विल फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। If you find this good, please like the video, subscribe to our channel and share with your friends and families. Thank you.